केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी में यूनिट 4 है। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले कुछ चीजें होती हैं जो मतलब व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है, मतलब दो केमिकल्स के बीच में आपस में बॉन्डिंग, इसी को सरल भाषा में आप केमिकल बॉन्डिंग बोल सकते हैं। और अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस constituents atom ion together is different chemical species is called chemical bond। ओके, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं इसमें। कोई इसमें बहुत सारे रूल्स भी आते हैं, कोसल लुईस अप्रोच आते हैं, मतलब लुईस के क्या फॉर्मूले दिए थे, क्या है लुईस की संरचना। ऑक्टेट कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसी के तरह लुईस ने बहुत सारे रिप्रेजेंट किए थे अपने मॉलिक्यूल्स को, अलग अलग तरह से डिवाइड किया था। और भी बहुत सारी चीजें, फॉर्मल चार्ज आता है, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल्स आते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दैट, आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज द लेंथ, लेटेस्ट इंफिनिटी, बॉन्ड लेंथ, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में मतलब ये एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस हैं, आज मैं इसमें से ही कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, मे बी 14 तक या 15 तक, जितना भी हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, लेट्स कंसीडर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एग्जांपल, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करना है अपन को कि फॉर्म केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो इसकी थोड़ी सी डीप हिस्ट्री पे जाते हैं। सबसे पहले एक हम मतलब उसके जो कोसल और लुईस से पहले वाले जो वैज्ञानिक थे, वो मानते थे कि एक एटम है और वो दूसरे एटम के पास जाता है और जुड़ जाता है, बस ऐसे ही माना जाता था। तो जब लुईस और कोसल आए 1956 और नवी, तो उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी कि हर इलेक्ट्रॉन के पास, सॉरी, हर हर पार्टिकल के पास, जो भी एलिमेंट होता है, उसके पास अलग अलग टाइप के मतलब अलग अलग मात्राओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के पास 17 है। तो एक रूल होता है इसमें, ऑक्टेट रूल, जो सोडियम मतलब हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, मतलब एकदम स्टेबिलिटी चाहता है, ना तो ज्यादा एलिमेंट हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसके पास, ना तो नहीं कम इलेक्ट्रॉन हो। तो क्या करते हैं, जो कम मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके पास है ऑक्टेट से, वो कम इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उनको डोनेट कर देते हैं, जिससे दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो ये फॉर्मेशन मतलब ये फॉर्मेशन है केमिकल बॉन्ड, इसका इस हिसाब से केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे Na में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो उसने एक डोनेट कर दिया फोर क्लोरीन को, तो Na के पास भी पूरा हो गया और Cl के पास भी पूरा हो गया। तो ये एक आयनिक बॉन्ड बन गया दोनों के बीच, मतलब एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करेंगे तो आपस में बॉन्ड बन जाता है। ये तो रूल भी है अपनी सोसाइटी का भी। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट लुईस डॉट सिंबल फॉर एटम ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो सबसे पहले एम मैंने पहले से निकाल के रखे हुए हैं। अ, जैसे कि सबसे पहले एम जी का निकालना था। एम जी का इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है, 12। ओके, तो सबसे पहले इसके ऑक्टेट को पूरा करेंगे ना। तो ऑक्टेट में सबसे पहले 2 आता है, 2, फिर उसके बाद 10, सॉरी 8, 2, 10, एंड उसके बाद फिर से 8, 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। इस हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो। तो इसमें 12 एलिमेंट, 12 है। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बचा 10, फिर जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो बचेंगे 2। मतलब इसके सबसे बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इसकी जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, वो केवल बाहर वाले जो एलिमेंट्स को उनको दिखाएंगे हम, यानी कि 2। इसी प्रकार से Na के लिए 1, ब्रोमीन सॉरी बोरॉन के लिए 3, ऑक्सीजन के लिए
6, नाइट्रोजन के लिए 5 एंड ब्रोमीन के लिए 7। तो इस प्रकार से ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Write Lewis symbol for the following atoms and ions: S, H2 minus, Al and Al3 plus, H and H minus। ओके, तो इसका हमें लुईस स्ट्रक्चर लिखना है। लुईस स्ट्रक्चर, तो लुईस सिंबल क्या है सल्फर का? सल्फर को अपन सल्फर को अपन लुईस में ऐसे लिख सकते हैं, एस एंड बाकी के 6 एलिमेंट, 6 इलेक्ट्रॉन, ये हम इस सल्फर को लिख सकते हैं। तो अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स और डाल दें, ओके, मतलब माइनस करना है यानी कि और बढ़ा देना, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो 2 8 8 हो जाएगा, मतलब ये एकदम बैलेंस हो गया, अपनी बैलेंस स्टेट में आ गया। तो S2 माइनस हो गया। ओके, अब अगली बार आया एल। एल है, एल के पास 3 सब बाहर है, सबसे बाहरी सेल में पड़े हुए हैं। अब उसको या तो 3 कोई ले ले, अब ले लेगा तो Al3 प्लस आएगा। ये Al3 प्लस करेंगे तो 2,8 इसके इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, यानी कि टोटल 10। 13 थे तो 10 हटा दिए, तो Al3 प्लस इसका लुईस स्ट्रक्चर हो गया, मतलब लुईस एटम हो गया। अब आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एक निकाल सकते, एक मतलब निकाल भी सकते हैं और एक डाल भी सकते हैं, क्योंकि उसके पास एक एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसको एक जोड़ देंगे तो उसका 2 हो जाएगा सबसे भारी सेल में, और निकाल देंगे तो 0। तो इसमें H माइनस किया है, H माइनस करने से इसके पास अब 2 हो गए लुईस सिंबल। तो लुईस सिंबल इसका हो जाएगा H, 2 इलेक्ट्रॉन एंड एक माइनस। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। सबसे पहले है H2S। H2S है। ओके, तो H2S में सबसे पहले हम देखेंगे कि S, S जो है सल्फर, सल्फर के पास कितनी वैलेंसी है, मतलब वैलेंसी मतलब कितने खाली इलेक्ट्रॉन है इसके पास सबसे बाहरी सेल में। इसके पास है, सॉरी, तो इसके पास चार, हाँ, 6 हैं खाली इलेक्ट्रॉन। तो अब ये 2 हाइड्रोजन को दे रहा है, तो एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आया। हाइड्रोजन के पास एक है, उसके पास भी एक है। तो ये क्या करेगा, एक इसमें से ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन एक इसके पास से ले लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से ले लेगा। तो सल्फर के पास अब कितने हो गए? सल्फर के पास अब ये वाला भी गिना जाएगा, क्योंकि ये भी अपने पार्टनरशिप में ले लिया है। तो मतलब सल्फर के पास हो गए टोटल 8 सबसे भारी सेल में, यानी कि ये भी स्टेबल है, और हाइड्रोजन के पास दो दो है, वो भी स्टेबल है। तो दोनों को, तो यानी कि ये एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब आते हैं SiCl4, सिलिकन। तो सिलिकन के पास सबसे मतलब सिलिकन होता है कार्बन वाली श्रेणी में आता है। ओके, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो या तो ये चारों वो दे सकता है, Si+4 बन जाएगा, या फिर 4 ले सकता है, ये हो जाएगा आयनिक बॉन्ड, अगर ये ऐसा करेगा तो। लेकिन यहाँ पर अब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ, क्योंकि क्लोरीन के पास एक पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, और इसको जरूरत है। तो एक, ऐसे हम इसको निरूपित करेंगे। तो SI के पास 4 तो पहले से थे इसके पास, और दो दो और क्लोरीन के ले लिए, यानी कि टोटल SI के पास 8 हो गए। और जो क्लोरीन के पास एक पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, मतलब 7 थे ना बाहरी जल में, तो अब एक SI का लेने के बाद ये कोऑर्डिनेट बाउंड अच्छे से बैलेंस हो जाएगा, और क्लोरीन भी स्टेबल 8 के साथ, SI भी स्टेबल है 8 के साथ। तो ये भी कुछ। अब आता है BeF2। बी के पास दो पड़े हुए हैं,
बी के पास दो पड़े हुए हैं, तो एक इसने फ्लोरीन से ले लिया, एक इस वाले फ्लोरीन से ले लिया, तो आपस में दोनों जगह बॉन्ड बन गया। तो बेरिलियम के पास भी हो गया और फ्लोरीन के पास भी हो गया। अब आते हैं CO C2 माइनस, CO C2 माइनस। ओके, तो कार्बन है, कार्बन के पास कितने होते हैं, चार, मतलब कार्बन है तो चार इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। ओके, तो एक रूल है कि अगर किसी भी ऐसे एलिमेंट दिया हुआ है, आयन दिया हुआ है, तो उसमें अगर 2 माइनस है, अगर नेगेटिव वैलेंसी दी गई है, तो नेगेटिव वैलेंसी उसी एलिमेंट पे जाएगी जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब अगर आप बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा। ओके, तो अब कार्बन को तो चाहिए चार इलेक्ट्रॉन, तो इसने क्या किया, तो दो दो इधर से ले लिए और दो दो इधर से ले लिए, मतलब इसके पास हो गए टोटल चार। एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, एक इधर से लिया। ओके, तो चार इनके पास हो गए। और क्योंकि ऑक्सीजन को क्या है ना, दो एलिमेंट की जरूरत होती है, दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो कार्बन ने पूरी कर दी, और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत ये नेगेटिव चार्ज ने पूरी कर दी, यानी कि ये अब बैलेंस हो गया। अब ये एक आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो गया है किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ, जैसे कि कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके साथ तुरंत ये बना लेगा, K2CO3 बना, Na2CO3 बना लेगा, CaCO3 बना लेगा। ऐसे ही अब रेडी है। अब आते हैं HCOOH। तो इसमें कार्बन के पास फिर से दो हैं, मतलब सॉरी चार हैं, तो इस बार फिर से इसने ऑक्सीजन के साथ दो लिए, एक हाइड्रोजन के साथ लिया, एक ऑक्सीजन के साथ लिया, मतलब कार्बन की तो पूरी होगी और इस वाले ऑक्सीजन की भी पूरी हो गई, यानी कि इसने दो दो बना लिए हैं, तो इस वाले ऑक्सीजन की भी पूरी है, इस वाले हाइड्रोजन की भी पूरी है, इस वाले कार्बन की भी पूरी है। अब ये आते हैं इस ऑक्सीजन पे, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने कार्बन से और एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने हाइड्रोजन से, तो इसकी भी अब पूरी हो गई है और हाइड्रोजन की भी पूरी हो गई है, यानी कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। So now come to the our fifth question. Define octet rule. Write its sim- significance and limitations. Okay. So according to the electronic theory of valence, every atom tries to attain the octet configuration present of 8 electrons in its valence shell by losing, gaining, or sharing of electrons. This is known as octet rule. तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑक्टेट रूल और कुछ नहीं है कि आप बस खुद को स्टेबल बनाना है, हर एलिमेंट को, मतलब कैसे भी बनाना है खुद को, या तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, या इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेगा, मतलब उसका पूरा मेन गोल यही है कि खुद को स्टेबल बना, कैसे भी कर, लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग है बात। ओके, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कभी कभी ऑक्टेट रूल काम भी नहीं करता है, कहाँ पर काम नहीं करता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन सम कंपाउंड्स। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि ऑक्टेट का जो सेंट्रल एटम होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, वो कभी 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 उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, इनकम्प्लीट रह जाता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8। This is especially the case with the element with less than 4 valence electrons। यानी कि सेंट्रल एटम के पास पूरे 8, मतलब भारी सेल में नहीं आए, तब भी तब भी तब भी इसका कंपाउंड बन गया, जैसे LiCl। तो Li और Cl, LiCl होगा। ओके, तो Li के पास एक था, Cl के पास एक था, लेकिन इन्होंने बॉन्ड बना लिया। लेकिन क्या हुआ कि एल आई को ज्यादा की जरूरत थी और Cl को भी और ज्यादा की जरूरत थी, तो इन्होंने डेफिशिएंट रह गया ये, जैसे BH2 BCl3, ऐसे ये एग्जांपल है इसके। अब आता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स विद एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स such as nitric oxide and nitrogen or dioxide, the octet rule is not satisfied
फॉर ऑल द एलिमेंट। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे NO है, NO का एग्जांपल लेते हैं, तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बच जा। अब नाइट्रोजन के पास टोटल होते हैं 5 एलिमेंट, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसने अभी इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, और इसके पास होते हैं टोटल 6 सबसे भारी सेल में, लेकिन ये 2 शेयर कर सकता है। तो इसने, लेकिन यहाँ पर इसने 3 शेयर कर लिए हैं, तो अगर N ट्रिपल बॉन्ड O बनाते हैं तो O के पास ज्यादा हो जाएगा। अगर N डबल बॉन्ड बनाते हैं तो नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, यानी कि ये एक एक्सेप्शन है। ओके, तो एक्सपेंड ऑक्टेट, अब ये वाला आता है, एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 15, 16, 17 have more than 4 electrons in their valence shell. The elements of these groups form stable compounds in which there are more than 8 electrons around the central atom. Example, okay. तो जैसे कि कुछ ग्रुप होता है ना, 15, 16, 17, जैसे कि 15 ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन ग्रुप, ओके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन ग्रुप है 17, और 16 ग्रुप है ऑक्सीजन ग्रुप। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन क्या है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड, और जो है फ्लोरीन बॉन्ड, मतलब फ्लोरीन वाली सीरीज, वो केवल 1 बॉन्ड बना सकती है फ्लोरीन। लेकिन क्या होता है, जैसे कि जैसे नीचे जाते हैं एक पीरियड में या फिर एक ग्रुप में, तो जैसे कि पी जो नाइट्रोजन के ग्रुप में आता है, तो ये 3 की जगह 5 बनाने लगता है, Cl के साथ भी 5 बनाने लगता है, आयोडीन ये 6 बनाने लगता है, सल्फर भी 6 बनाने लगता है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, तो इसमें भी ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है, ये इसकी लिमिटेशन थी। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फेवरेबल फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कुछ फेवरेबल फैक्टर्स बताने हैं अपन को आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट है कि 2 एटम्स मस्ट बी डिफरेंट, मतलब सेम बॉन्ड, मतलब सेम एलिमेंट के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी कि जैसे एक लेते हैं एग्जांपल कि Na ले लिया है, तो ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसको भी इलेक्ट्रॉन देना है, तो देंगे किसको, किसी को नहीं। और ये इसको दे देगा तो इसके पास और ज्यादा हो जाएंगे, ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब इसके बीच में बॉन्ड नहीं बन पाएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ वन एटॉम मस्ट बी स्मॉल। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ वन वन ऑफ द एटॉम मस्ट बी हाई। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्याय होती हैं, अपोजिट, मतलब एक की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो और किसी एक का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो, एक चीज कम एक चीज हाई, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ वन एटॉम मस्ट बी हाई। मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे Na है, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जरूरी है टू बैलेंस द प्रेशर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट। यानी कि ये Cl के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, Cl और भी बहुत सारे एलिमेंट साथ बना लेगा। अब आता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.7। तो ये भी एक रूल होता है, क्योंकि हर एलिमेंट की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो उनके डिफरेंस होगा वो 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, 1.7 और 1.7 से ज्यादा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग BSEPR मॉडल। तो सबसे पहले इसमें है BeCl2। अब BeCl2 का इसमें शेप और साइज बताना, शेप और मतलब उसके एंगल वेंगल जो भी है। तो बी के पास, जैसा कि इसमें बताया कि दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसने एक क्लोरीन को से ले लिया, एक ले लिया इस क्लोरीन से, तो क्लोरीन भी शांत हो गया, ये वाला भी क्लोरीन शांत है, और दोनों बेरिलियम को शांत किया। तो मतलब BeCl2 ये इस तरह का बन जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो इसको बोलते हैं लीनियर, इसके शेप को बोलते हैं लीनियर। अब आता है अगला BCl3। अब बोरॉन है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस वाले क्लोरीन को, एक इस वाले क्लोरीन को, एक इस वाले क्लोरीन को। ओके, तो ये होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, मतलब एकदम ट्रायंगुलर और एक ही प्लेन पे,
अदर प्लेन पे ना, एक ही प्लेन पे वो भी प्लेनर, वो ट्रेंगुलर, सॉरी ट्रेंगुलर प्लेनर। ओके। अगला आता है SiCl4। अब Si के पास चार एलिमेंट है, चार इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार इलेक्ट्रॉन है। तो एक इससे लिया, एक इस क्लोरीन से, एक इस क्लोरीन से, और एक इस क्लोरीन से। मतलब ये इसका जो साइज होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। मतलब इसका साइज मैं कैसे बताऊं, हाँ। अगर आप एक प्लेन लें, जैसे एक इस प्लेन को मान लीजिए, एक प्लेन है, तो कोई भी एक एलिमेंट, मतलब जो अ, ये ऐसा है कि जो ये वाले एलिमेंट है इनको इस प्लेन के अंदर मान, मतलब उस साइड मानेंगे। और एक है एलिमेंट ये अपना कार्बन मान लीजिए, और ये ऐसा ही मान लीजिए, ये मतलब क्लोरीन मान लीजिए। तो इसमें से एक इस प्लेन के ऊपर होगा, बाकी के तीन इस प्लेन के नीचे होंगे। मतलब एक एक तरह से मान लीजिए कि कैसे बताऊं, आपने टेसू देखा होगा, जो बिहार के हैं लोग, वो जानते होंगे टेसू, तो उसके डिजाइन का होगा। तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अगला एग्जांपल है AsF5। तो आर्सेनिक हो गया F5, इसके पास पांच एलिमेंट बना लेगा, पांच एलिमेंट से अलग अलग बॉन्ड, मतलब बॉन्ड बना लेगा। तो पांच इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो एक F से, एक इस F से, एक इस F से, एक इस F से, एक इस F से। और ये जो तीन है, ये होंगे इक्वेटोरियल पे, और ये होगा कोएक्सियल पे। ओके। ये तीन एक प्लेन में, और ये दो अलग एक प्लेन में। ओके। तो इसको बोलते हैं ट्रेंगुलर बाई पिरामिडल। मतलब इसमें दो पिरामिड है ना, एक नीचे की तरफ से पिरामिडल दिख रहा है, एक ऊपर की तरफ से भी पिरामिडल दिख रहा है। अगला आता है SH2, सॉरी H2S। तो H2S में S के पास छह होते हैं। तो एक एक तो हाइड्रोजन से ले लिए, और जो बाकी के चार बचे हुए थे वो लोन पेयर इसके पास बचे हुए हैं। यानी कि दो लोन पेयर भी कुछ एंगल को बेंड करेंगे। तो ये इसको बोलते हैं एंगुलर या बेंट। मतलब एक तरह से ये टेट्राहेड्रल की श्रेणी में ही आता है। टेट्राहेड्रल में से अगर एक लोन पेयर बढ़ा दें, तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ा दें तो एंगुलर या बेंट बोल देते हैं। अब आता है पीएच थ्री। यानी कि पीएच थ्री में, वैसे पीएच जो पी होगा फास्फोरस, वो पांच एलिमेंट से बॉन्ड बना सकता है, यानी कि पांच उसके पास इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन यहाँ पर तीन के साथ ही बना रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं उसके पास। दो खाली पड़े हैं तो उनको एज अ लोन पेयर यूज करेगा ये, एज अ लोन पेयर यूज करेगा। ओके। तो एक लोन पेयर को हम एक बॉन्ड की तरह ही मानेंगे। तो ये भी एक टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, लेकिन पिरामिडल, क्योंकि ये एक पिरामिड की तरह है। ऊपर वाला एक बॉन्ड नहीं है ना, तो इसको बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड नहीं मानेंगे, इसको पिरामिड बोलते हैं। तो ये हमारा एक सेवंथ क्वेश्चन हो गया। Although geometry of NH3 and H2O are distorted tetrahedral, bond angle is in water is less than that of ammonia discussed। तो मतलब इसमें कह रहा है कि दोनों ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। मतलब इसके पास ये भी टेट्राहेड्रल की श्रेणी में ही आता है, और H2O भी टेट्राहेड्रल की श्रेणी में ही आता है। लेकिन तब भी इनके बीच में जो बॉन्ड है वो ज्यादा होगा, ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। मतलब ये जो एंगल है, ये क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्री ऑफ NH3 एंड H2O आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल इन वाटर, बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन अमोनिया। मतलब अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल होगा उससे कम होगा ऑक्सीजन का, H2O का। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है लोन पेयर। इसके पास दो एक्स्ट्रा लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर रिपल्सन होगा, तो आपस में ये भी धक्का मारेंगे, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो और छोटा हो जाएगा इसके चक्कर में। तो इसका जो एंगल होता है वो 105 डिग्री के अप्रोक्स होता है, और ये होगा 107 या 107 पॉइंट कुछ डिग्री के करीब। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ
sorry, in term of bond order. As the number of electrons shared between two atoms increase, there will be an increase in bond order and also an increase in strength of the bond and decrease in distance between nuclei. ओके, तो जैसा आप समझते हैं कि अगर हम इंक्रीज करेंगे बॉन्ड ऑर्डर तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, एंड जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस with reference to the CO3 2 minus ion. Okay, so according to the experiment findings, all carbon to oxygen bond and CO3 2 minus are equivalent. तो इसमें से ये जाना गया कि सबके सब इक्विवेलेंट हैं, सब बॉन्ड्स। सबसे पहली बात तो ये, hence it is inadequate to represent CO3 2 minus ion by the single Lewis structure having टू सिंगल बॉन्ड एंड वन डबल बॉन्ड। ओके, तो इस स्ट्रक्चर में एक ऐसा होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, बाकी के दो सिंगल बॉन्ड होंगे, लेकिन किस ऑक्सीजन के पास होंगे ये डिसाइड नहीं, क्योंकि तीन अलग अलग ऑक्सीजन है। Therefore, carbonate ion is described as an resonance hybrid of the following structure. ओके, मतलब अभी डिसाइड नहीं है कि किस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होंगे। हर ऑक्सीजन अपना एक डबल बॉन्ड शेयर करेगा हर बार, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो कुछ इस तरह होगा। तो ये तो डबल बॉन्ड को हर जगह मैं डॉट डैश से दिखा रहा हूँ। ओके, और हर जगह एक माइनस आयन भी दिखा रहा हूँ। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा इस तरह का होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी लगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ SO3 2 माइनस वेट। आई थिंक 10th एंड 12th क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन आता है, डिफाइन द बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ कुछ नहीं है, केवल दो, अगर हम एक किसी भी एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है, उस दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इट्स सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता था, H3PO3 कैन बी रिप्रेजेंटेड expanded by distribution to so below, can these two structure be taken as a canonical form of the resonance hybrid represented F3PO3 is not give any answer? We can't, so because the position of hydrogen in first structure no says second structure। ओके, तो हम इसको सेम नहीं बोल सकते। नाउ कम टू द क्वेश्चन, राइट the resonance structure for SO3, NO2 and NO3 minus। सबसे पहले S SO3। तो S जो मैंने पहले बताया ऑक्सीजन की तरह ही काम करेगा, कि S के पास कितने होते हैं टोटल, क्योंकि ये ऑक्सीजन की फैमिली से आता है, टोटल 6 होते हैं। ओके, तो इसको छो के छो अपने ऑक्सीजन को देना है। तो जैसे कि SO3 2 माइनस था ना, SO3 क्या था, हाँ SO3 था, तो दो इस वाले ऑक्सीजन को दे दिए, एक इस ऑक्सीजन को दे दिया, एक इस ऑक्सीजन को दे दिया, बट इन दोनों ऑक्सीजन के बीच डेफिशिएंसी बनी रहेगी। तो इस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ये रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करेगा मतलब हर बार हर जगह डबल बॉन्ड, मतलब बाई पार्ट रहेगा, हर जगह रहेगा डबल बॉन्ड। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो इस तरह से होगा कि हर जगह डबल बॉन्ड। ओके, नाउ कम टू द NO2। NO2 में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक है डबल बॉन्ड कोवेलेंट। तो ये भी चेंज होता रहेगा, एक एक बार इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास। तो इसमें भी एक जो नेगेटिव चार्ज है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और डबल बॉन्ड भी हर जगह रहेगा, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी रहेगा हर जगह। तो इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है।
Now come to the 14th question. Use Lewis symbol to show electron transfer between the following atom to form cation and anion. K and S. मतलब सबसे पोटेशियम और सल्फर के बीच में एनायन कैटायन बनाने हैं। तो सल्फर को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और पोटेशियम को देने हैं एक एक इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 पोटेशियम यूज होगा एक सल्फर के लिए। मतलब 2 K+, 2K+ एंड 1S2-, यानी कि K2S ये हो जाएगा। अब सी ए को देने हैं दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को लेने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये डायरेक्टली अपना अपना एक एक बना लेंगे, यानी कि Ca2+ और O2-। इसने 2 दे दिए, इसने 2 ले लिए। अब Al एल के पास 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और नाइट्रोजन को भी 3 लेने हैं। मतलब एल्यूमिनियम को 3 देने हैं और नाइट्रोजन को 3 लेने हैं। तो A3+ एंड नाइट्रोजन 3-। तो ये इस प्रकार का एक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। Although both CO2 and H2O are triatomic molecule, the shape of H2O molecule is bent while that CO2 is linear. Okay, आंसर है कि अगर CO2 में बनाऊं तो CO2 मेरा कार्बन के पास कैसे होता है? 4 एलिमेंट, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इसने इसको दे दिए, ऑक्सीजन को 2 इस ऑक्सीजन को दे दिए। अब इसके पास कोई भी लोन पेयर बचा ही नहीं, तो कोई रिपल्सन करने के लिए नहीं बचा। तो ये दोनों डबल बॉन्ड आपस में रिपल्सन करके एकदम स्ट्रेट बन जाएगा। एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लीनियर बोलते हैं एकदम। अब यहाँ से आते हैं H2O। H2O हाइड्रोजन के पास होते हैं 6। ओके, तो 6 हैं तो एक एक इस हाइड्रोजन से, मतलब एक इस हाइड्रोजन से ले लिया, एक इस हाइड्रोजन से ले लिया। और लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, बट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एज अ लोन के बच गए हैं। तो ये लोन पेयर बचे हुए हैं, तो ये दोनों आपस में रिपल्सन करेंगे और ये बॉन्ड भी आपस में रिपल्सन करेगा। मतलब ये इस तरह से होगा, ड्यू टू रिपल्सन ये लीनियर शेप नहीं रख पाएगा। लीनियर शेप नहीं रख पाएगा, तो ये बेंट रहेगा कुछ 105 डिग्री के आसपास इसका बॉन्ड एंगल रहता है। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों के एंगल अलग अलग है। तो आज के लिए अपन 15th क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट टोटल इसमें 40 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने जो लेक्चर होगा उसमें मैं मे बी 3 क्वेश्चन तक करा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट बचेंगे 10 क्वेश्चन होंगे, जो अगले वाले लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू टू एवरीवन।